तो आज तारीख है 27 अक्टूबर, और 27 अक्टूबर में अगर द हिंदू के फ्रंट पेज पे कहें तो कुछ खास एग्जाम लायक खबर है नहीं। पेज नंबर 9 पे एक खबर आई है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को लेकर। तो उसमें रैंकिंग बताई गई है कि ज़्यादातर जो हमारे राज्य हैं वो सबके सभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में सुधरे हैं पहले से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो बेसिकली 1000 बच्चों पे कितने बच्चे मरते हैं वो रेट की बात होती है। तो इसमें बेस्ट हमारा बोला जाए तो केरल है। 1000 बच्चों में केवल 6 बच्चे ही हैं जो मरते हैं अब केरल में। और बाय द वे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उससे मानी जाती है तो 1 साल से नीचे के बच्चे हैं। और हम बात करें कि 2009 में केरल की यही रेट तकरीबन 12 थी, जो कि 2021 में उसने आधी कर दी है, मतलब 12 साल में। और सेकंड नंबर पे हम बात करें जो टॉप पे चल रहा है वो दिल्ली चल रहा है। दिल्ली में आईएमआर की बात करें तो 11 है। और सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग अगर राज्यों की बात करें तो उसमें यूपी है, और सबसे लास्ट पे है एमपी। यूपी में 41 है आईएमआर, और एमपी में है 46। तो दैट्स ऑल, बस ये छोटा डाटा आया था। और बाय द वे केरल की बात करें तो दुनिया में 56 नंबर पे भी है केरल। एक नेक्स्ट न्यूज है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आई है। तो अभी हम देखते हैं आजकल ड्रोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ाए जा रहे हैं, और एविएशन से ड्रोन से डिलीवरी और ये सब चीज़ें भी हम देखते हैं आने वाले कुछ समय में शुरू की जाएंगी हर जगह। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, कि कैसे हम लोग 1000 फीट तक की ऊंचाई तक, क्योंकि उससे ऊपर तो फिर अलग रूल्स लागू होते हैं क्योंकि वहां तो प्लेन उड़ते हैं फिर। लेकिन 1000 फीट तक की ऊंचाई पे हम लोग देखते हैं कि कैसे लागू किए जाएंगे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे कैसे ड्रोन्स का ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाएगा, इन सब को लेकर बात चल रही है। जिससे भाई ये कि टकराए वकराए नहीं आपस में जब ये सब शुरू हो। और एल्गोरिदम ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स बनाए जाएंगे जो ऑटोमेटिकली बताया करेंगे कि यहाँ से एक ड्रोन गुजर रहा है या यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से नहीं जाना। वही हम देखते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ड्रोन को लेके अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स भी लॉन्च हुए थे, जो मार्च 2021 में हुए थे। उसमें भी कहा गया था कि जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है उसको बनाया जाएगा। और एक ही जगह पे, जहाँ पे अगर तुम्हें ज़्यादा ऊपर प्लेट ड्रोन्स वगैरह उड़ाना है तो एक ही जगह पे सारी प्रकार की परमिशंस मिल जाया करेंगी। ग्रीन, येलो और रेड जोन्स बनाए गए थे। ग्रीन जोन हम लोग देखते हैं 400 फीट तक था, जहाँ पे तुम्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए। अगर जैसे हम लोग अभी बाजार से कोई ड्रोन ले आए और 400 फीट तक उड़ाएं तो उसमें कोई परमिशन की भी जरूरत नहीं है। वही हम देखते हैं कि एयरपोर्ट का जो रेड जोन है उसके एरिया को घटा के जो कि तकरीबन 45 किलोमीटर था उसको घटा के 12 किलोमीटर तक कर दिया गया था, कि एयरपोर्ट से तुम 12 किलोमीटर के आसपास में ड्रोन नहीं उड़ा सकते। अब पहले वो 45 तक नहीं उड़ा सकते थे। और हम देखते हैं ड्रोन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, जीपीएस का यूज करने की बात चल रही है। और अलग अलग प्रकार के ड्रोन है जिनको अलग अलग भागों में भी बांट दिया गया था हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। जैसे हम देखते हैं रिमोट ड्रोन्स हुए, ऑटोनोमस ड्रोन्स हुए, मॉडल ड्रोन हुए। और फिर इनको वेट कैटेगरी में भी बांटा था, कि जैसे 250 ग्राम से जो हल्के हैं वो होते हैं नैनो ड्रोन। फिर 250 ग्राम से 2 किलो तक माइक्रो ड्रोन। 2 किलो से 25 किलो स्मॉल ड्रोन। 25 से 150 किलो तक के होते हैं मीडियम ड्रोन। और 150 किलो से जो भारी ड्रोन हैं उनको लाइट ड्रोन कहा जाता है। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर। तो हम जानते हैं कि अभी 24 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में उड़ीसा में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। बाद में देखो, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैन हॉकी वर्ल्ड कप से बड़े वाले सीनियर हॉकी वर्ल्ड कप, चाहे मैन क्यों चाहे वुमेन क्यों, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो उनकी बात करें तो सीनियर हॉकी वर्ल्ड कप हम लोग देखते हैं 1971 में शुरू किए गए थे। अभी लास्ट बेल्जियम जीता था, वहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने जीते हैं। इंडिया ने 4 बार होस्ट किया है, 1982 को, 2010 में, 2018 में, और हाँ 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप आ रहा है उसको भी इंडिया ही होस्ट करेगा। और 16 टीमें खेलती हैं बेसिकली। और फीमेल हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 1974 से शुरू किए गए थे। 16 टीमें खेलती हैं। नीदरलैंड ने ही सबसे ज्यादा बार जीता है, और नीदरलैंड ही अभी हाल का भी विनर है उसमें। तो नीदरलैंड ने मचाई रखा है वुमेन्स में। और बात करें तो 2022 में जो होने वाले हैं वो स्पेन और नीदरलैंड में ही होने वाले हैं वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। दैट्स ऑल। और इस बात तो वैसे हमारी जो वुमेन टीम है हॉकी की, उसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया ओलंपिक में। तो काफी चांसेस है कि हम लोग जो 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप है उसमें कोई ना कोई मेडल लेके आएगी। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है केरला को लेकर, कि केरला गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है मिखवऊ स्कीम। और मिखवऊ स्कीम क्या की जाएगी, जो मनरेगा स्कीम है बाय द वे, जिसमें हम लोग देखते हैं लोगों को जॉब दिया जाता है, केंद्र सरकार की स्कीम है। उसमें से 1 लाख वर्कर्स को चुना जाएगा जिनको ट्रेन किया जाएगा और उन्हें स्किल्ड वर्कर बनाया जाएगा।
तो दैट्स ऑल, मिको स्कीम का मेन टारगेट यही है। अब मनरेगा की बात करें तो हम जानते हैं 2006 से स्कीम शुरू हुई थी, 2005 में ये पास हुआ था, 6 से लागू हो गई थी। और लार्जेस्ट वर्कर गारंटी प्रोग्राम है अगर दुनिया का कहा जाए तो। 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, राइट टू वर्क के तहत दिया जाता है। मिनिमम वेजेस की बात करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 में आया था उसके तहत मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं मनरेगा में। और जीडीपी का 0.47% है जो मनरेगा का टोटल बजट में यूज होता है। और वहीं हम बात करें कि जो इनकेपेबल वर्कर्स होते हैं उनको भी मनरेगा में जगह दी जाती है, उन लोगों को भी अलग अलग जॉब्स दी जाती है, मतलब उनको हाथ पैर वाली नहीं दी जाती तो उनको दूसरी चीजें बुनकर बुनकर ऐसी जॉब्स दे दी जाती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है इंडियन पोस्ट बैंक को लेकर। हम देखते हैं आजकल पोस्ट ऑफिस खत्म हो रहा है तो इंडियन पोस्ट ऑफिस को पोस्ट बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इंडियन पोस्ट बैंक और एचडीएफसी दोनों ने मिलके ये तय किया है कि होम लोन्स जो होते हैं वो सुविधा उपलब्ध करवाएंगे इंडिया में। तो अभी तक इंडियन पोस्ट बैंक होम लोन्स नहीं देती थी, लेकिन अब एचडीएफसी के साथ मिलकर अब होम लोन्स भी उपलब्ध करवाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो पार्लियामेंट के विंटर सेशन को लेकर आई है कि हम लोग जानते हैं 29 नवंबर से विंटर सेशन शुरू होने वाला है। तो हमारे जो जितने भी एमपी हैं उनको थोड़ा काम मिल जाएगा। और इस बार के दो मेन एक्ट है जिन पे बात होनी है, एक तो पीएफआरडीए एक्ट है और दूसरा जो स्टेट रन बैंक है उनको प्राइवेटाइजेशन करना है। इन दो को लेके नए नए जो एक्ट्स हैं वो आने वाले हैं इस वाले जो सेशन में। अब जब आएंगे तब उन पर डिटेल में बात करेंगे। और सेशन हम लोग जानते हैं बजट सेशन होता है जनवरी अप्रैल के बीच में होता है, मानसून सेशन जुलाई सितंबर में होता है और विंटर सेशन होता है दिसंबर से जनवरी के बीच में। और ये सबसे छोटा सेशन है विंटर सेशन। और हम जानते हैं प्रेसिडेंट बुलाते हैं हर 6 महीने में बुलाते हैं, साल में 2 सेशन होना जरूरी होते हैं। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज है जो आई है भारत पेट्रोलियम और जियो को लेके कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने और भारत पेट्रोलियम ने दोनों ने मिलके इंडिया में पेट्रोल पंप खोलना शुरू किया है। और ये कैसे प्रकार के पेट्रोल पंप है, इनमें तुम्हें पेट्रोलियम भी मिलेगा, डीजल भी मिलेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी मिलेंगे। तो मतलब तीनों प्रकार के अलग अलग ऊर्जा स्रोत तुम लोगों को उपलब्ध करवाएंगे वहां पे, क्योंकि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो इंफ्रा है वो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। तो हाल ही में रिलायंस और भारत पेट्रोलियम ये दोनों मिलकर इस पे काम करने वाले हैं। और बाय द वे नवी मुंबई में ऐसा पहला पेट्रोल पंप बना भी दिया गया है इन दोनों के द्वारा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट जो न्यूज आई है वो आई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने एक नया ड्राफ्ट लेके आई है जिसमें ये तय किया जा रहा है कि कोई भी आदमी 40 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकेगा जब उसकी गाड़ी में कोई भी बच्चा बैठा हुआ है। मतलब अगर तुम्हारी गाड़ी में कोई भी बच्चा है जो 10 साल से छोटा है तो तुम अपनी गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर नहीं चला सकते। और अगर वो बाइक है तो उस बच्चे को भी क्रैश हेलमेट लगाना जरूरी होगा। तो ये अभी एक ड्राफ्ट आया है, अब देखते हैं आगे लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो एक नेक्स्ट न्यूज आई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेके। अभी उसका एक नया डाटा आया है जो उसने बेसिकली एक डाटाबेस जारी किया है जो कि वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट को लेके है। बेसिकली इसमें क्या है ना कि इंडिया के भी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम आया है, तो हमें जानना जरूरी है कि इंडिया के एलेक्स पी जैन करके एक साइंटिस्ट हैं जो कि हम देखते हैं केरल विश्वविद्यालय के डीन भी हैं बाय द वे, तो उनका भी नाम आया है। और बाय द वे अगर बात की जाए तो इसमें इंडिया के काफी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन ज्यादातर वो नासा में काम करते हैं हम लोग जानते हैं। तो बस इंडिया में जो काम करते हैं उनमें इन्हीं का नाम आया अकेला। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कनाडा के नए रक्षा मंत्री को लेके। हम देखते हैं अभी भी रक्षा मंत्री पहले भी वहां पे इंडियन ही थे और अभी उनकी जगह एक नई रक्षा मंत्री बना दी गई है जिनका नाम है अनीता आनंद। तो लिबरल पार्टी से है बाय द वे वो, और जो मतलब इनके जो पेरेंट्स थे वो इंडियन ओरिजिन थे, ये तो कनाडा की ही हैं और ये कनाडा की नई रक्षा मंत्री बन गई हैं। दैट्स ऑल। एक जो नेक्स्ट न्यूज है वो आई है नदीम अंजुम को लेके कि इन्हें पाकिस्तान के द्वारा आईएसआई का नया हेड बना दिया गया है। आईएसआई हम देखते हैं कि जैसे इंडिया में रॉ है हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऐसे ही पाकिस्तान में आईएसआई है। और देखा जाए तो हमारी रॉ से पहले आईएसआई बनी थी इनकी, 1948 में आईएसआई की स्थापना हो गई थी और इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज है वो आई है जो डेथ पेनल्टीज दी जाती हैं ईरान की उसको लेकर कि यूएन ने अभी एक चार्टर लॉन्च किया है जिसमें एक आ गया है कि जो डेप्रिवेशन ऑफ लाइफ बताया है बाय द वे जो ईरान में लोगों को डेथ पेनल्टीज दी जा रही हैं। तो यूएन के द्वारा कहा गया है कि ईरान में ज्यादातर जो डेथ पेनल्टीज दी जा रही हैं वो अपने पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। मतलब अगर किसी ने मान लो हेड ऑफ स्टेट के खिलाफ कुछ बोल दिया या किसी ऐसे बंदे के खिलाफ कुछ बोल दिया जो सरकारी पार्टी से ज्यादा ताल्लुक रखता है तो उसको उठा के ये लोग फांसी दे दे रहे हैं। और अगर
पीसफुली भी अगर तुम वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उनको भी डिटेंट कर करके फांसी दे दे रहे हैं ये लोग। तो ये सब सीन चल रहा है। और बाय द वे, अब जब डेथ पेनल्टी की बात चली है तो पूरी दुनिया की बात कर लें तो हम जानते हैं कि चाइना है, चाइना में डेथ पेनल्टी सबसे ज़्यादा दी जाती है। तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोग हैं जिनको डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी और उनको डेथ पेनल्टी दे भी दी गई। वहीं अगर इंडिया में कंपेयर करें ना, तो इंडिया में 102 लोगों को पिछले साल डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी, जिनमें से मात्र 4 लोगों को दी गई थी, वो भी केवल निर्भया वालों को। और 2000 से अगर बात करें ना आज पिछले 21 साल की, तो पिछले 21 साल में केवल 8 लोगों को ही डेथ पेनल्टी दी गई है, जिसमें से 4 तो निर्भया केस के जो मुलजिम है वो लोग हैं और 4 लोग आतंकवादी थे। दैट्स ऑल। एक है जो नेक्स्ट न्यूज है वो आई है नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर, कि हम देखते हैं ना इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले हम लोग देखते हैं कि अभी कोरोना का जब काल चला है तो उस वजह से अप्रैल से हम लोग देखते हैं, अप्रैल में सबसे ज़्यादा 23% तक पहुंच गया था। एक डाटा लॉन्च आया था इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम लोगों ने नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जारी की थी, लेकिन ये भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रही। तो इसको सही तरीके से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए एक नई कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हम देखते हैं सचिव लेवल के भी लोग होंगे, जनरल डायरेक्टर्स होंगे इंडिया के, और इंडिया का एक मिनिस्टर होगा जो इसमें हेड रखा जाए, केंद्रीय मंत्री। अभी कौन हेड होगा इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये कमेटी बनाई जा रही है ऐसी, ये बता दिया गया है। और बाद में हम जानते हैं कि ई श्रम पोर्टल भी लागू किया गया था, जिसमें हम लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनका डेटाबेस रखने के लिए, तो उसमें तकरीबन 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो उसका भी डेटाबेस ये लोग यूज करेंगे। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे प्रकार की हम देखते हैं, फिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, सीजनल है, डिमांड एफिशिएंट है, और वॉलंटरली भी है काफ़ी जगह। हाँ, तो बहुत सारे प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं। That's all। और यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ खत्म होती है, यहाँ से आर्टिकल शुरू होते हैं आज के। तो एक पहला एडिटोरियल आया है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। देखो, हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता था, जिसमें इंडिया ने काफी अच्छा काम किया था। 140 से हम लोग 60वें नंबर पे आ गए थे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक अच्छी बात है, लेकिन एक चीज होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो काफी अच्छा हो गया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी काफी पीछे है। वही है ना कि तुम्हारे यहाँ बिजनेस करना तो आसान है, लेकिन तुम्हारे यहाँ पैसा इतना लग रहा है तो कौन ही करेगा बिजनेस। अगर हम चाहते हैं कि हम ग्लोबली कम्पिटिटिव बने, हम चाहते हैं कि लोग बाहर से हमारे देश में आए, और हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां बाहर जाके कम्पीट कर पाए, तो हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी काम करना जरूरी है। बेसिकली देखो, कोरोना के बाद सारे देशों ने समझ लिया है कि उनको आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, तो हर देश उसकी तरफ काम कर रहा है, और डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है हर देश। और इस डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग में कम्पिटिटिवनेस बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि हमें अगर अफ्रीका के किसी देश में कोई सामान जाके बेचना है तो वो तभी तो खरीदेगा ना जब हम उसको कम दामों पे उपलब्ध करवाएंगे या एक अच्छे कॉस्ट पे उपलब्ध करवाएंगे। पता पड़े इंडिया से जो कंपनी जा रही है उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही इतना ज़्यादा है कि वहाँ जाके कॉम्पीट ही नहीं कर पा रही। ये भी एक प्रॉब्लम है। या बाहर से कोई कंपनी इंडिया में आ रही है तो उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो वो इंडिया में क्यों ही आएगी, भले ही कितना भी यूज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाए रखो। अब बात करते ना कि इंडिया में कैसी चीजें हैं, तो इंडिया में किस वजह से इतना ज्यादा, इंडिया में ऑयल पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। हम देखते हैं सरकार ने 130% टैक्स लगा कर रखा है ऑयल पे। वहीं हम देखते हैं चाइना में 21% है केवल, यूएस में 40% है, बांग्लादेश में केवल 67% है। तो इंडिया में हर जगह से ऑलमोस्ट डबल, 4 गुना तक ज्यादा है। और कोल प्राइस जो इंडिया में हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनती है कोयले से बनती है, तो कोल प्राइसेस काफ़ी हाई चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऊर्जा या हम लोग एनर्जी की बात करें तो एनर्जी महंगी हो जाती है। रेगुलेटरी अलायंस की बात करें, रजिस्ट्रार्स की बात करें तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, कंप्लेंट्स को कम सुना जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की बात की जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिस वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में ज़्यादा है। इसके लिए क्या सरकार कुछ कर रही है? हाँ, बिल्कुल कर रही है। सरकार ने गति शक्ति स्कीम शुरू की है ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रा को तैयार करने के लिए। लेबर लॉस को मर्ज कर दिया है। हम देखते हैं 33 अलग अलग लॉस थे जिनको मिला के 4 लॉस बना दिए गए थे। और हम देखते हैं फैक्ट्री एक्ट को भी आसान किया गया था। वहीं जो टेक्सटाइल पार्क हैं उनको बनाने की बात की गई थी। पीएम मित्र पार्क बनाए गए थे, 7 इंटीग्रेटेड पार्क अभी लॉन्च किए गए थे हम लोग देखते हैं। और
एक क्लस्टर अप्रोच जो है उसको अपनाने की कोशिश की जा रही है। जो कॉरपोरेट्स हैं उनका टैक्स कम करने की कोशिश की जा रही है, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया था पिछले 2 साल पहले। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज़्यादा काम करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों में जिनमें सब्सिडी दे सकते हैं उनमें सब्सिडी दी जा रही है। बट ये एफर्ट्स पूरे नहीं हैं, इन एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, और तभी हम हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी उपलब्ध करवा पाएंगे। दैट्स ऑल। तो यहाँ से नेक्स्ट एडिटोरियल आया फिनटेक कंपनियों। देखो होते क्या, जैसे मान लो फेसबुक है, और या मान लो हम देखते हैं अभी कुछ दिनों पहले बिग बास्केट का मुद्दा आया था, स्नैपडील का मुद्दा आया था। हम देखते रहते हैं लोगों के डाटा लीक होता रहता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डाटा लीक होते हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि इनके डाटा लीक हो जाते हैं, ये बताते नहीं है। बाद में जो इथिकल हैकर्स ग्रुप्स होते हैं या इंटरनेशनली पता पड़ता है कि ये डाटा लीक हो गया, तब जाके पता पड़ता है कि हाँ इसमें इंडियंस का डाटा भी लीक हुआ, इन लोगों ने लीक किया, ये हुआ। तो डाटा लीक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, खास करके फिनटेक कंपनियों के लिए। भारत में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था बट अभी तक पास नहीं हो पाया है, और इसका खामियाजा भी इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। हम देखते हैं फेसबुक ने जब अभी डाटा लीक किया था तो यूएसए में उस पर $5 बिलियन का जो था फाइन लगाया गया था। इंडिया में भी कोर्ट ने जवाब मांगा था बट फेसबुक ने जवाब तक नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डाटा प्रोटेक्शन लॉ ही नहीं है, तो किस लॉ के तहत वो जवाब दें, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। वही हम देखते हैं बिग बास्केट मामले में भी सेम चीज हुई थी इंडिया में। तो डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, हम देखते हैं डाटा जैसे जैसे कोरोना आया, कोरोना ने लोगों को और ज़्यादा डिटेल शिफ्ट कर दिया। हम अपने खाने से लेके, पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, काम करने तक हर चीज़ के लिए ऑनलाइन जाते हैं, और जैसे जैसे ऑनलाइन लोग ज़्यादा काम करेंगे डाटा भी ज़्यादा जनरेट होगा, सीधी सी बात है। लेकिन डाटा लीक होता रहेगा तो डिजिटल इंडिया तो बन जाएगा, लेकिन ट्रस्ट बिल्डिंग की कमी रह जाएगी। तुम डिजिटल इंडिया की तरफ तो बढ़ रहे हो, पर क्या डिजिटली सेफ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हो? क्या यह हम लोग डिजिटली सुरक्षित हैं? और हम देखते हैं इंडिया में 70 करोड़ यूजर्स हैं, और जो कि आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं। क्या इन लोगों को डिजिटली सेफ रखना जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी सरकारों की? अगर बनती है तो डाटा प्रोटेक्शन जैसे लॉस को लाना चाहिए और इनको अच्छे से लागू करवाना चाहिए। इस बिल को जितनी जल्दी हो सके उसको एक्ट में बदलना चाहिए, और इनके लिए और कड़े नियमों की जरूरत है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं डाटा लीक की, और हाँ बाय द वे जो फिनटेक कंपनी है उनकी भी जिम्मेदारियों को तय करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये जिम्मेदारियों से भागती रहेंगी तो फिर सीधी सी बात है ना, तो फिर ऐसी कंपनियों को अपने यहाँ वर्किंग करने देना ही बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर वो तुम्हारे यहाँ के लोगों का फायदा उठाएंगी और तुम्हारे यहाँ के लोगों का डाटा उठा के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी। दैट्स ऑल। तो यहाँ से ये एडिटोरियल तो यहीं तक था। एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है सूडान को लेके। बेसिकली कुछ चीज़ें और हैं कि सूडान में हम देखते हैं, कल हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली थी वैसे तो, लेकिन सूडान में कूप हुई है। हम लोग देखते हैं अफ्रीका में मिलिट्री राज आ गया है, ठीक है। और अफ्रीका की मतलब कंट्री है सूडान, उसमें मिलिट्री राज आ गया, लोग कह रहे हैं। वहाँ के जो गृह युद्ध हैं वो बने ही रहते हैं ट्राइब्स और अरब के बीच में। जो ट्राइब्स हैं वो लोग काफ़ी खुश हैं, उनका कहना है कि उन्हें मिलिट्री ही चाहिए थी, अरब से दुखी हैं, ये है वो है जो है, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री बात कर लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है और पहले क्या हुआ था। पहले हम देखते हैं उमर अल बशीर थे जो तानाशाह थे, तकरीबन 30 साल तक इन्होंने राज किया। 2019 में हम लोग देखते हैं मिलिट्री कूप हुआ था, रिवॉल्ट हुआ, आम लोगों ने भी मिलकर आंदोलनकारी खड़े हो गए उनके खिलाफ में। सेना ने आंदोलनकारियों के साथ में मिलकर मिलिट्री कूप किया और उमर अल बशीर को उतार दिया। फिर हम देखते हैं वहां पे एक हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी, जिसका काम क्या था, मतलब हाइब्रिड गवर्नमेंट कैसी, सेना और सिविल के लोग दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी, जिसका काम ये था कि देश में, और हाँ बाय द वे अगर ये कूप की बात की जाए तो किस वजह से था, सेम मुद्दा, ऑयल प्राइसेस बहुत हाई चले गए थे, 200 रुपए किलो ऑयल बेच रहा था। आज इंडिया में भी यही हालत है बाय द वे, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें, मतलब जो खाने वाला एडिबल ऑयल है वो सब चीज़ें, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही थी, और हर प्रकार के ऑयल के प्राइस ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ पर लोगों ने कूप कर दिया। अब हम ये देखते हैं फिर वहाँ पे हाइब्रिड गवर्नमेंट बनी, और हाइब्रिड गवर्नमेंट जो सेना और सिविल ने मिलकर बनाई थी, उसने तय किया था कि 3 साल में हम लोग यहाँ पे संविधान बना देंगे, और संविधान बना के नया संविधान लागू कर देंगे, और सिविल लोगों के हाथ में आ जाएगा, सेना अपना काम करने लगेगी और सिविल गवर्नमेंट को पूरी सत्ता सौंप दी जाएगी। अभी जो वहाँ के सेना अध्यक्ष हैं, हम देखते हैं अब्दुल फतह बरहान, तो उन्होंने तख्ता पलट कर दिया फिर से, क्योंकि कौन ही चाहेगा कि उसके हाथ से पावर चली जाए, सीधी बात है। अब देखो
समस्या, उनका कहना ये है कि समस्या वही बनी हुई है, ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इस वजह से समस्याएं बनी हुई हैं अभी तक। यहाँ पे हमें प्रो मिलिट्री होना चाहिए, काफी लोग प्रो मिलिट्री को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे अरब ग्रुप से लड़ते रहते हैं वो मिलिट्री को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है यही होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं कि सेना ने कहा तो है कि फ्री इलेक्शन हम लोग करवाएंगे अप्रैल में और हम लोग सिविल को राइट्स दे देंगे और अपना काम करने लगेंगे फिर, लेकिन सीधी सी बात है ना, एक लॉजिक है, किसी भी आदमी के हाथ में अगर सत्ता आ जाती है तो जो टॉप कमांडर्स है सेना के वो अपनी लग्जरी को खत्म क्यों करना चाहेंगे कि सिविलियंस को पावर देके। उसी वजह से ये सब चल रहा है। अब क्या हो रहा है, सिविल और मिलिट्री एक दूसरे पे आरोप लगाने में लगे हुए हैं कि इनकी वजह से महंगाई है, इनकी वजह से महंगाई है। लेकिन अब वहां पे मिलिट्री कूप हो चुके हैं, काफी लोग इसके नाराज भी हैं, काफी लोग इसके समर्थन में भी हैं। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। और हाँ, इंडिया के भी इंटरेस्ट सूडान में बने हुए हैं, तो इंडिया भी चाहेगा कि वहां पे जल्दी से जल्दी शांति आ जाए, क्योंकि इंडिया के भी अपने फायदे हैं, सीधी सी बात है। दैट्स ऑल। अब एक आज का जो लास्ट एडिटोरियल है वो आया है तमिलनाडु और केरल गवर्नमेंट को लेकर। कि हम लोग जानते हैं तमिलनाडु और केरल गवर्नमेंट जो हर साल आमने सामने होती है आज फिर, और वही एक मुद्दा पुराना कि मुल्ला पेरियार जो बांध है उसको लेके। बेसिकली मुल्ला पेरियार बांध क्या है, केरल में ये बांध है जिसको तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो मैनेज करती है, ठीक है। और इस बांध का जो पानी है वो बैगई नदी में जाता है और बैगई नदी बह के तमिलनाडु में जाती है, मतलब केरल से बहता है और तमिलनाडु को जाती है नदी। बीच में बांध बना हुआ है जो केरल में है, उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब इस पे है क्या प्रॉब्लम, ये है डैम की हाइट। डैम की हाइट जो है वहां तक, इसकी अगर फुल कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 152 फीट तक पानी भर सकता है। इस समय अगर कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो कोर्ट ने 2018 में ये फैसला दिया था कि इसको 139 फीट तक भर के रखना चाहिए। अब वही है ना कि कैपेसिटी तक तो भर नहीं देंगे। केरल में हम लोग देखते हैं हर दूसरे तीसरे साल बाढ़ आ जाती है, और जब केरल में ऐसी हालत खराब होती है तो वहां लोगों के ऊपर बात बनाती है, जान पे बात बनाती है। तो एट दी एंड क्या करना पड़ता है, केरल को अपने बांध खोलने पड़ते हैं। तो पहले से ही अगर डैम को कम भर के रखेंगे ऐसे टाइम में, तो सीधी सी बात है अगर पानी भी ज्यादा बरसता है अक्टूबर में या नवंबर में तो उसको हम लोग हैंडल कर पाएंगे। यही तमिलनाडु का मानना ये है कि नहीं, इसको 152 फीट तक भर के रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि मान लो अक्टूबर नवंबर में हर साल तो पानी इतना बरसता नहीं है, मान लो अगर नहीं बरसा तो अगर ये बांध भरा हुआ रहेगा तो हम वैगई नदी से अपने किसानों को पानी आनी पहुंचा पाएंगे। सीधी सी बात है, डैम भरा हुआ होगा तो उससे हमारे किसान तो कम से कम प्यासे नहीं मरेंगे जो गर्मियों में मरते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इस डैम के नीचे बहुत सारे गांव के गांव बसे हुए हैं, और अगर ये डैम जब भी खोला जाता है, अगर फुल कैपेसिटी भी खोल दिया जाता है तो काफी लोग ऐसे हैं जिनकी जान पे, मतलब आबादी को काफी नुकसान हो सकता है, नीचे जान पे बनाती है उनके। तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है कि डैम को कितना भर के रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक सुपर एडवाइजरी पैनल का गठन कर दिया है। बाय द वे ये पैनल सुप्रीम कोर्ट ने अलग से नहीं बनाया है, जो पहले से डैम को मैनेज कर रहे थे उन्हीं लोगों को मिलके एक पैनल बना दिया है जो ये तय करेंगे कि डैम का मैक्सिमम लेवल पानी का कितना रहना चाहिए। अब केरल तो सीधी बात है, केरल अपनी जनता के बारे में सोच रहा है, जनता की सिक्योरिटी, और तमिलनाडु अपने जो फार्मर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा है। अब जान और माल दोनों की सुरक्षा करनी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत कम पानी भर दें तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वहां पे पानी नहीं बचता, लोग प्यासे मरने लगेंगे, वो भी प्रॉब्लम है। तो जान और माल दोनों को देखना है। अब ये कैसे किया जाता है इस पैनल के द्वारा, ये तो देखने वाली बात होगी। बाय द वे अगर हम लोग ये मुल्ला पेरियार बांध की बात करें तो 1890 में अंग्रेजों ने त्रावणकोर सरकार के साथ में इसको मिलकर बनाया था, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी को पानी पहुंचाता था। तो दैट्स ऑल। अगर आज की बात करें 27 अक्टूबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।